बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। हम चर्चा करते हैं डेली 8 बजे आपके लिए ज्योग्राफी पर। और अरिहंत की तरफ से जो आपके लिए बेहतरीन एक श्रृंखला चलाई गई है, जिसका बेहतरीन नाम रखा गया है प्रीलिम्स पॉसिबल। कि हाँ, प्रीलिम्स पॉसिबल है अगर आप इस श्रृंखला के साथ जुड़े हुए हैं तो चलिए करते हैं ज्योग्राफी की शुरुआत। और मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी के लिए आपके लिए बेहतरीन एक बुक निकाली गई है, जो आपके नजदीक के बुक स्टोर से मिल जाएगी, अरिहंत प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से। और इस बुक की अगर हम बात करते हैं कि ये बुक औरों से क्यों अलग है, तो बात आती है इसमें कि आईएएस और पीसीएस के सभी वर्ष के प्रश्न इसमें लिए गए हैं। बात आती है किस वर्ष से लिए गए, कब से कब तक के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, तो आप ये कहेंगे 1990 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है कि जब प्रश्नों को शामिल किया गया तो यह सावधानी बरती गई कि प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। तो पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं किए गए हैं। और बेहतरीन बात, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज किया गया है डिवीजन हर टॉपिक का, ताकि आप अपने आप का आकलन कर सकें कि हम जो तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, वो हमारी कैसी चल रही है। इसी के तहत 100% एरर फ्री है कि हम बुक्स पढ़ रहे हैं कहीं गलती ना हो, उसका निगेटिव रिजल्ट ना आ जाए कहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हर पॉइंट को बड़ी गहराई से देखा गया है और एरर फ्री रखा गया है पूरी बुक को। और प्रश्नों की बेहतर तरीके से जो उनके आंसर आएंगे, उनकी व्याख्या बड़ी बेहतर तरीके से की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस बुक की है वो ये है कि इस जहां भी टिपिकल प्रश्न लगते हैं, जो भी टिपिकल प्रश्न जो बच्चे को समस्या खड़ी करते हैं, उनके लिए अलग से आपको एक नॉलेज प्लस नाम का एक बॉक्स मिलेगा, जो आपको बहुत ज्यादा सहायता पहुंचाएगा। या मैं ये कहूं कि जो टिपिकल प्रश्न होते हैं, जिनके स्रोत काफी टफ होते हैं ढूंढना, वो सभी के सभी बिंदु आपको एक जगह मिल जाएंगे। अब बात आती है कि हम इतना सब कुछ करेंगे, प्रैक्टिस कहां से की जाए। तो प्रैक्टिस के लिए ध्यान देंगे कि प्रैक्टिस जो करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको इसी में 4500 प्लस विगत वर्ष के सभी प्रश्न इसके अंदर आपको मिलेंगे। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सिर्फ एक ही बुक हमें मिलेगी। नहीं, जिसे हम जीएस का स्तंभ कहते हैं, जिसको हम जीएस का स्तंभ कहते हैं, और वो स्तंभ अगर देखें तो वो स्तंभ आपके ये हैं प्रीलिम्स के, जिसमें भारतीय इतिहास आता है, भूगोल एवं भारत का विश्व का भूगोल, जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। इसके बाद आपका भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये सभी बुकें आपको आपके नजदीक के बुक स्टोर से मिल जाएंगी। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अरिहंत की वेबसाइट से। और प्रत्येक बुक के अंदर आपको 100% एरर बुक है ये, हल व्याख्या बेहतर तरीके से की गई है, टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्लस दिया गया है, रिवीजन के लिए विगत वर्ष के क्वेश्चन दिए गए हैं, और अलग से आपको अब ये कह सकते हैं फ्री पैकेज चैप्टर वाइज टेस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो जितनी भी सुविधा दी गई हैं सभी बुक में समान तौर पर दी गई हैं। तो चलिए आप आपकी श्रृंखला की करते हैं शुरुआत। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक है आपका ऊर्जा संसाधन। कि ऊर्जा संसाधन क्या है, इससे लेकर आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर बात करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि ऊर्जा संसाधन होता क्या है, और इससे लेकर आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो देखिए बात को जरा समझेंगे, ऊर्जा संसाधन कि ऊर्जा संसाधन क्या है। देखिए बात को जरा समझे बेटा कि ऊर्जा संसाधन की जब बात होगी तो बात आएगी कि सबसे पहले हम इनको समझेंगे कि इनके संसाधन के आधार पर इनको कहां कहां रखा जाएगा। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इनका वर्गीकरण किया जाएगा कि ऊर्जा संसाधन का जो वर्गीकरण किया जाएगा वो वर्गीकरण कौन सा है। तो उसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप बात को समझें। एक मिनट रुकेंगे बेटा जी। यहां पर बात को अगर हम समझें तो आप यहां देखेंगे कि वर्गीकरण जब हम इनका कर रहे हैं तो वर्गीकरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आएगा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। इसके बाद आपका है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। अगर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका कोयला आएगा, जो सबसे ज्यादा
प्राकृतिक स्रोत के नाम से जाना जाता है, उस पर सबसे ज्यादा रिसर्च की जाती है। इसके बाद आपका है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है, ये तीन स्तंभ हैं जिन्हें परंपरागत ऊर्जा का स्रोत किया जाता है, जो गैर नवीनीकरण है। इसी तरह अगर गैर परंपरागत ऊर्जा की बात करें और उसका नवीनीकरण किया जाए तो वो है आपका सौर ऊर्जा, जिस पर इस समय सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके बाद है आपका पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, जैव ऊर्जा और यूरेनियम इसके अंदर आते हैं। इसी तहत अगर परंपरागत ऊर्जा के साधन की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि क्या होता है, कोयला होता है। और कोयले की विशेषता देखें तो जीवाश्म ईंधन होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो हमें याद रखना है कि क्या होता है भाई, कोयला होता है। दूसरा, तापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। जितने भी स्रोत हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, ये आज भी हम देखें तो उनमें सबसे ज्यादा आवश्यकता जो होती है वो कोयले की होती है। उद्योग धंधों की जननी मानी जाती है, बिल्कुल भाई, प्रारंभ में जितने भी उद्योग स्थापित हुए उनको चलाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा, कोयले का रहा। इसी तरह हम देखेंगे अंतर्निहित धूप की संज्ञा भी इसको दी जाती है। रावत बेटा नमस्कार। तो चलिए, ये सभी छोटी सी बातें हमने समझी कि आखिर ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और उसमें परंपरागत और गैर परंपरागत कौन से होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आपका क्या है, कोयला है। आइए बात को जरा समझेंगे। अगर देखा जाए कि कोयले का उत्पादन क्षेत्र देखा जाए कि उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उत्पादन क्षेत्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए कि इसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कारागंडा बेसिन, जो कहां पर है, आपका कजाकिस्तान में। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो डॉनबास क्षेत्र है जो आपका यूक्रेन में है, और इसमें सांसी, सिचुआना, फुसान, रेड और बेसिन, ये सभी के सभी कंडीशन जो है ये प्लेस आते हैं, ये आपके चीन के अंदर है। अगर यूएसए में देखें तो अपलेशियन क्षेत्र, जो अपलेशियन माउंटेन जहां पाया जाता है, ये और प्रश्न और बनता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अपलेशियन माउंटेन के अगर कंपेयर किया जाए तो ये किसके समकक्ष माना जाएगा, तो वो समकक्ष आपके अरावली के समकक्ष माना जाएगा, क्योंकि दोनों के समय की बात करें तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर दोनों का समय समान एक ही माना जाता है। इसके बाद आपका टेक्सास है जो आपका यूएसए के अंदर आता है। बात की जाती है रूस की, तो रूस में आप देखेंगे मास्को टूला क्षेत्र है और कुजनेटस्क बेसिन है जो आपका रूस के अंदर है। जबकि रूर बेसिन जो है ये जर्मनी का है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि रूरल बेसिन किस वजह से फेमस है और ये कहां पर है। तो इसमें दो बातें याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोबारा बता दूं कि रूर बेसिन किस वजह से फेमस है, ये पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि ये किस जगह है, ये आप याद जरूर रखें बेटा। दूसरा, न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड है एंड विक्टोरिया प्रांत है जो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। ट्रांसवाल नेटाल प्रांत है जो आपका दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है। ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां पर कोयले का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसी के तहत अगर हम आगे आते हैं तो आगे जब बात करेंगे तो आएगा आपका खनिज तेल, और खनिज तेल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है पेट्रोलियम, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड इस समय है। कोयले के बाद अगर हम देखेंगे तो आपका पेट्रोलियम आएगा, और उसकी अगर हम विशेषता देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता ये देखेंगे कि अपसादी चट्टानों की गुंबदाकार संरचना से ये क्या करी जाती है, प्राप्त किया जाता है, क्या, पेट्रोलियम। जबकि सैलों की परतों में ये कहां होता है, विद्यमान होता है। जो अपसादी चट्टानें होती हैं उसकी जो सैल होती हैं उसमें ये कणों के रूप में, धाराओं के रूप में क्या होता है, विद्यमान रहता है। इसी तरह तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। अगर इसको और अच्छा देखेंगे तो अपरिकृष्ट पेट्रोलियम के उत्पाद अगर देखें तो वो कौन कौन से हैं, तो आपका वो होगा डीजल होगा, पेट्रोलियम होगा, मिट्टी का तेल होगा, मोम होगा, प्लास्टिक होगा, और स्नेहक पदार्थ जो हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अगर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र देखे जाए जो आपके एग्जाम में आते हैं कि उत्पादक क्षेत्र बता दीजिए कि उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्र आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरा ध्यान से रखेंगे कि उत्पादक क्षेत्र जो है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आएगा आपका यूएसए, और यूएसए में देखेंगे तो अपलेशियन क्षेत्र है,
टेक्सास है और केंटुकी क्षेत्र है जो आपका यूएसए के अंतर्गत आता है, और यहीं पर आप ये कहेंगे कि कोयला की प्राप्ति भी या उत्पादक भी इसी क्षेत्र में होता है। इसी तरह सलाखिम द्वीप है, पश्चिमी साइबेरिया का क्षेत्र है जो आपका रूस के अंतर्गत आता है। अगला है आपका धारहत क्षेत्र है जो सऊदी अरब में है। सफानिया या दमाम है जो प्रॉपर तौर पर सऊदी अरब के अंतर्गत आते हैं। अगर कुवैत की बात करें तो बुरदहान की पहाड़ी है। बुरदहान की पहाड़ी में हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, और वो जगह कहां पर है, आपकी कुवैत के अंतर्गत आती है। जबकि जापान में होक्काइडो और होन्शु द्वीप हैं जहां पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। मुंबई में बात करेंगे तो मुंबई हाई, दिग्बोई या खंबात की खाड़ी में भारत में जो है पेट्रोलियम का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका प्राकृतिक गैस। कि प्राकृतिक गैस जो ऊर्जा के संसाधन में बहुत बड़ा रोल रखता है। ठीक, इसमें अगर देखें तो इसको प्राप्त कहां से किया जाता है, तो पेट्रोलियम निक्षेप के साथ इसको प्राप्त किया जाता है। इसी तरह अगर इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करें कि कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे, तो उत्पादक क्षेत्र में बात करेंगे तो अल्बामा, अरकानसासा इसके अंतर्गत आएगा। कैलिफोर्निया यूएसए इसके अंतर्गत आएगा। यूराल क्षेत्र या सखालिन क्षेत्र है जो आपका यूएसए में आता है। ब्रिटिश कोलंबिया अलवर्ड है जो आपका कनाडा के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह हम कहेंगे बसरा या कुकुर या मोसुल जो क्षेत्र है जो आपके इराक के अंतर्गत आता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के क्षेत्रों की बात की जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और वर्तमान में देखा जाए तो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर अगर हम देखें तो इसका स्रोत क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत माने जाएंगे, या पूरे ब्रह्मांड की बात करें जो हमारा आकाश गंगा है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है भैया, आपका सूर्य ही है। इसी तरह फोटोवोल्टिक और सोलर पैनल भी इसका प्रयोग किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय देशों में वर्ष भर ये क्या रहता है, उपलब्ध रहता है सौर ऊर्जा का क्षेत्र। जबकि पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो पवन चक्कियों की सहायता से इसको प्राप्त किया जाता है। तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों के अनुकूल ये चलता है, और यूएसए, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और प्रमुख उत्पादक देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। मैं मानता हूं यहां तक कोई भी बात आपको ऐसी नहीं होगी जो क्लियर ना हुई होगी। ठीक, आइए आगे बात को जरा समझते हैं। अब आपके हैं गैर ऊर्जा के प्रमुख, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन में बात करें तो अगला है भूतापीय ऊर्जा। कि भूतापीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भूतापीय मतलब भूगर्भ से जो प्राप्त की जाता है, पृथ्वी के भूगर्भ से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। इसके अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आएगा पृथ्वी के भूगर्भ से इसको प्राप्त किया जाता है। गर्म जल स्रोत इसका प्रमुख स्रोत माना जाएगा। अगर देश की बात करें स्रोत माने तो यूएसए है, इंडोनेशिया है आपका, तुर्की इसके अंतर्गत आएगा, न्यूजीलैंड उत्पादक देशों की कैटेगरी में आता है। जबकि बात अगर भारत में की जाए कि भारत में इसका उत्पादन कहां होता है, तो भारत में आप ये कहेंगे मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा घाट जो लद्दाख में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के तौर पर भारत में जाना जाता है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ज्वारीय लहरें उत्पन्न होती हैं, उनके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उस ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो समुद्री ज्वारों से इसको प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन अगर पूछा जाए कहां पर है, तो आपको याद रखना है कि विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन कहां है, वो आपका फ्रांस में है। इसी तरह और अगर बात करेंगे तो फ्रांस, रूस, भारत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो ज्वारीय ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। जबकि जैव ऊर्जा की अगर हम बात करें तो जैव ऊर्जा में बात करेंगे तो वो पौधों से, जंतुओं से और रसोई घर के लिए अवशिष्ट आदि से इसको क्या करा जाता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे जेट्रोफा, बायोडीजल की फसल, मक्का, गन्ने से एथेनॉल की प्राप्ति, नारियल, मूंगफली, छिलका, धान की भूसी का इसका उपयोग किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो अगला है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट बेटा, वो जो है आपका वो क्या है, पोंगामिया पिनाटा जैविक डीजल में इसमें क्या होता है, ये प्रमुख तौर पर सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है। आगे आते हैं तो अगला है आपका
गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन की बात करें तो उसमें आपका सबसे पहले आएगा जल विद्युत। जल विद्युत को अगर देखा जाए तो जल विद्युत में देखा जाएगा कि इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसका उत्पादन कैसे करते हैं। तो जल की बात हो रही है, जल की बात होगी तो ये क्लियर है, जल के द्वारा इसको प्राप्त किया जाएगा। बहते हुए जल की गति की ऊर्जा से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जबकि बांधों में वर्षा का जल या नदी के जल को संग्रहण करके भी इसको प्राप्त किया जाता है। आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती हैं, किस दशाओं के आधार पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो दशाओं की बात करेंगे तो जल का वेग एवं आयतन अधिक होना चाहिए, जल की ऊंचाई से गिरना मुख्य बात होनी चाहिए, तीव्र कैसा होना चाहिए, ढाल होना चाहिए। कभी डैम वगैरह आपने देखा होगा जहां पर बिजली बनती है तो इस तरह की कंडीशन प्रॉपर तौर पर आपको वहां देखने को स्पष्ट तौर पर मिलेगी। सदावाहिनी नदियां इसमें प्रमुख सहायक होती हैं, जिन नदियों में पानी 12 महीना रहता है। परिवहन साधन की सुनिश्चितता, उचित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी मुख्य आवश्यकताएं दशाएं बनती हैं। अगर विद्युत परियोजनाएं पूछी जाए विश्व में कि विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं जो आपके लिए हैं इंपोर्टेंट, उसमें अगर हम बात करेंगे तो टुकुराई है जो कहां पर है, आपकी ब्राजील में है। ग्रैंड कूली है जो आपका यूएसए में है। इतापू है जो ब्राजील के पराग्वे में आती है। और आपकी नूरी है जो वेनेजुएला के अंतर्गत आती है। अन्य तथ्य की बात करें तो जल विद्युत का सर्वप्रथम बात जो की जाएगी कि जल विद्युत का सर्वप्रथम विकास अगर पूछा जाए कि जल विद्युत का सर्वप्रथम विकास कहां किया गया, तो आपको याद रखना है वो कहां है, आपका नॉर्वे में इसको प्राप्त किया गया था। ठीक, अगला अगला है आपका परमाणु स्रोत में यूरेनियम। सबसे पहले बात करेंगे यूरेनियम की कि यूरेनियम आखिर है क्या। यूरेनियम की बात करें तो सबसे पहले आएंगे इसके स्रोत कि यूरेनियम का स्रोत क्या है। यूरेनियम के स्रोत में अगर हम आएंगे तो आपको ये जरूर याद रखना है, 100% इसको याद रखना है। यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूं बुक में हर चीज को बड़ा बेहतर तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया, प्रॉपर प्रीलिम्स के लिए इसको बेहतर तरीके से आपके लिए रखा गया है। तो जिसको भी इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप नजदीक के बुक स्टोर से ये ज्योग्राफी की बुक जरूर अपने पास रखें और श्रृंखला के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर और प्रश्नों की बेहतर तरीके से आपके साथ व्याख्या भी की जा रही है। तो अगर हम यूरेनियम के स्रोत देखें तो मोनाजाइट आएगा, बालू आएगा और चेरालाइट चट्टान इसके अंतर्गत आएगी। अब आती है कि यूरेनियम के अयस्क कौन कौन से हैं, कौन कौन से अयस्क हैं। तो दो अयस्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके। एक आपका है बिच फ्लूइड जो आपका 50 से 80% होता है, और दूसरा है यूरेनाइट जो 65 से 80% के आसपास रहता है। उत्पादक देशों की अगर हम बात करेंगे कि इसमें उत्पादक देशों की कैटेगरी में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका नाम आएगा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और जायरे का प्रमुख स्थान इसमें आएगा। जबकि अगर हम थोरियम की अगर हम बात करते हैं कि थोरियम का क्या स्थान रहेगा, तो थोरियम को अगर हम समझना चाहें तो थोरियम को थोड़ा हम इस तरह से देखेंगे कि थोरियम का अयस्क आपसे पूछा जाए, ये अयस्क जरूर याद रखेंगे बेटा कि अयस्क एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो थोरियम का अयस्क क्या है, थोरियनाइट है, अलानाइट है और मोनाजाइट इसके प्रमुख अयस्क के तौर पर इनको जाना जाता है। जबकि उत्पादक देशों की अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से उत्पादक देश होंगे, तो आप थोरियम के उत्पादक देशों में भारत, ब्राजील, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया का स्थान आप पाएंगे। जबकि फ्यूल सेल की बात करें जो अन्य ऊर्जा के स्रोत में आता है, उसमें अगर हम देखें तो विद्युत रासायनिक उपकरण इसका मैक्रोरी ईंधन सेल्स के तौर में आता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से इसको क्या करा जाता है, प्राप्त किया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछे। और आते हैं अब अपने पहले प्रश्न पर आज के। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। बात को जिसने ध्यान से सुना है वो जरूर इस प्रश्न का आंसर देगा कि कोयला एक उदाहरण है। कोयला एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है, अग्नि सेलों का उदाहरण है, ये रूपांतरिक सेलों का उदाहरण है, या आपके परतदार सेलों का उदाहरण है, या ये सभी के सभी ऑप्शन इसके अंतर्गत आएंगे। तो फटाफट बताइए कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया पहला। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को लेकर आज हम करेंगे चर्चा, और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन सा आता है।
तो यहां पर अगर बात करें तो जो अपसादी चट्टानें होती हैं उनकी परतदार सैलें जो होती हैं वहां से हम किसको प्राप्त करते हैं, कोयले को प्राप्त किया जाता है, जिसकी बात अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी शुरुआत में जब क्लास की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बना आपका सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बेहतरीन आंसर सी होगा बेटा। भाई कोयला परतदार अपसादी चट्टानों के उदाहरण के तौर पर जाना जाता है। भाई परतदार चट्टानों का निर्माण अपसादों के निरंतर जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। जो अपसादी चट्टान है उनका जो जमाव एक जगह इकट्ठा होता रहता है, उसके बाद उसमें परतदार चट्टानों की कंडीशन बनती है और उसके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है जैविक क्रियाओं की भूमिका में महत्वपूर्ण होता है। अपसादी या परतदार चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है, स्लेट प्राप्त होती है, संगमरमर प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होती है, पेट्रोलियम प्राप्त होती है। अब ये कह सकते हैं कोयला पेट्रोलियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जरूर याद रखेंगे। चाहे कोयला या पेट्रोलियम की बात करेंगे, अपसादी परतदार चट्टानों के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी रहा। अब देखते हैं आईएएस प्री 1999 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इस प्रश्न का देखते हैं सबसे पहले आंसर किस बच्चे के द्वारा दिया जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। किसमें कार्बन अंश की परसेंटेज देखी जाए, प्रतिशतता देखी जाए तो किसमें होती है, जल्दी से बताएंगे कि इसमें भाई सबसे ज्यादा होती है। बिटुमिनस कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, पिट कोयला होता है, ये एंथ्राइस कोयले के अंतर्गत पाई जाती है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई जिसमें हम ये कहेंगे कि कार्बन अंश ज्यादा होगा वो कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है, उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। तो इस प्रश्न को दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि पहला प्रश्न कि कोयले में कौन सा कोयला है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का अंश ज्यादा है, या प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाना चाहिए, पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि कौन सा कोयला उच्च कोटि के कोयले की कैटेगरी में आएगा। तो जरा बात करेंगे और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा जरा बताएं। तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अब एंथ्रासाइट में बात की जाती है कि कितने परसेंट इसमें कार्बन का अंश पाया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसमें 80 से लेकर लगभग 95% तक कार्बन का अंश इसके अंतर्गत आता है और यह सबसे उच्च कोटि के कोयले के तौर पर पाया जाता है। इसमें अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 2.5% के आसपास इसके अंतर्गत आता है। जबकि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज इसमें पाया जाता है, हाइड्रोजन जिस तरह से हमने ऑक्सीजन को देखा कि ऑक्सीजन का परसेंट 2.5% के आसपास है, उसी तरह हाइड्रोजन को अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का परसेंट भी आपका 2.5% के आसपास आता है और ये उच्च कोटि की कैटेगरी की में विशेषता पर रखता है। अब बात आती है कि ये भाई कोयला हमें कहां से प्राप्त होता है, कौन कौन से स्रोत हैं, कहां कहां पर इसको प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम देखें तो पूरे विश्व का अगर हम देखें तो आधा भाग जो है, जो ये एंथ्रासाइट कोयले के लिए जाना जाता है, वो आपका रूस और यूक्रेन का हिस्सा है। रूस और यूक्रेन का हिस्सा जो है वहां पर हम ये कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा यहां पर हम कह सकते हैं कि कोयले की प्राप्ति होती है। वो भी कौन सा, एंथ्रासाइट। एक देश का नाम और लिखा जा सकता है कजाकिस्तान, ये भी याद रखेंगे, यहां पर भी आधे से ज्यादा। तो ये 3 देश हैं जहां पर 50% से ज्यादा कोयला प्राप्त किया जाता है एंथ्रासाइट का। आइए बात को जरा आगे लेके चलते हैं। अच्छा, व्याख्या भी देखते हैं कि इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है। बेटा व्याख्या ये कहती है, देखिए कि व्याख्या डी बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि आंसर आपका डी ही रहेगा। एंथ्रासाइट कोयले में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक कार्बन अंश इसमें प्राप्त होता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है और इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक देखिए 80 से 95% तक होती है। जबकि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 2.5 और हाइड्रोजन जो है 2.5% तक होता है इसमें। इसी तरह विश्व में कुल एंथ्रासाइट कोयला उत्पादन का लगभग आधा भाग देखिए रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान में होता है। जलते समय यह कोयला जो है धुआं नहीं देता और इसे ताप सबसे अधिक होता है।
बिटुमिनस में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 70 से 90% के आसपास होती है, जबकि लिग्नाइट में 40 से 50 45 से 50% के आसपास, जबकि पिट में जो होती है लगभग 40% से भी कम होती है। तो अगर हम कैटावाइज देखेंगे तो सबसे अच्छा कोयला जो माना जाएगा वो एंथ्रासाइट का कोयला माना जाता है, जो सबसे उच्च कोटि का होता है। इसी तरह लिग्नाइट कुछ सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, क्योंकि लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन जर्मन द्वारा होता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन जो देखा जाए तो वर्तमान में देखा जाए तो कहां किया जाता है, इसका तमिलनाडु में इसका उत्पादन किया जाता है। मैंने कहा कि इस बुक में आपके लिए अलग से एक ऑप्शन दिया गया है नॉलेज प्लस का, ये आपको बहुत सहायता पहुंचाएगा। इस प्रश्न को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और विश्व में कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ था तथा इसे आंतरिक धूप के रूप में भी जाना जाता है। कोयले उद्योग की जननी के तौर पर देखा जाए तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, कोयले को जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में आपसे पूछा गया, एमपी पीसीएस प्री 2010 में भी ये प्रश्न आया और बिहार पीसीएस प्री 2011 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है कि विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है ये बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस से, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से, चीन एवं भारत से, दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है। तो जल्दी से बताएंगे कि विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन कहां पर होता है, कौन से देश इसमें आएंगे। तो जल्दी से बताएंगे कि सर इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होना चाहिए। जी जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या है, रावत जी का आंसर आया थर्ड का ए। देखिए कल हमने चर्चा करी थी विश्व खनिज उत्पादन की, अगर हम बात करें तो एक नई रिपोर्ट जारी की गई 2017 और 21 के आधार पर। उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो शीर्ष देशों की अगर हम बात करें कि शीर्ष उत्पादन देश कौन से हैं, तो शीर्ष उत्पादन देश में पहला नाम आपका चीन का आएगा। पहला नाम किसका आएगा, चीन का आएगा। जबकि दूसरे नंबर पर आपके अपने देश भारत का नाम आएगा बेटा, और तीसरे नंबर पर अगर नाम रखेंगे तो आपका इंडोनेशिया का नाम आएगा। तो ये तीन देश माने जाएंगे जो ज्यादा कोयले का उत्पादन करते हैं। आपने ध्यान नहीं करा, पिछला प्रश्न से आपने इसको कंपेयर करा। पिछला प्रश्न ये कह रहा था बेटा कि किस कोयले की बात हो रही थी, एंथ्रासाइट कोयले की बात हो रही थी। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है इन तीन देशों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहां पर सभी कोयलों को लेकर प्रश्न पूछा गया, तो इस आधार पर सही आंसर जो बना वो चीन एवं भारत होगा। सही आंसर आपका ये होगा। अब इसमें भी अगर हिस्सेदारी देखी जाए तो जो आपका चीन है, चीन की हिस्सेदारी देखी जाए कि लगभग कितने परसेंट बैठता है, तो लगभग 52.84% के आसपास उत्पादन जो करता है वो आपका चीन करता है। जबकि भारत को देखें तो 12.17% के आसपास उत्पादन जो करता है वो आपका भारत करता है। तो फिलहाल इसका सही आंसर जो हुआ वो आंसर आपका क्या होगा, आपका सी होगा। अच्छा, इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया भी का उत्पादन लगभग 9.47% के आसपास बैठता है, जो लगभग आधे से अधिक कंफर्म हो रहा है। भाई 50% तो यही हो गया अकेला चीन में, और बाकी आपका इन दोनों को जोड़ें तो ये कंफर्म है कि ये 60% से भी 70% के आसपास जा रहा है। आइए अच्छा व्याख्या भी देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, बिल्कुल राइट आंसर, कि विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन की बात करें चीन और भारत से प्राप्त होता है, तो हम ये कह सकते हैं चीन, भारत और इंडोनेशिया। रावत बेटा बात क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था और इस प्रश्न का क्या महत्व था। ठीक है, अगर विश्व खनिज उत्पाद रिपोर्ट 2017-21 के अनुसार शीर्ष कोयला उत्पादन देशों में चीन, भारत और इंडोनेशिया का नाम आता है। विश्व में कोयला उत्पादन में चीन का हिस्सा देखिए, ये लिखा हुआ है 52.84% के आसपास आता है, जबकि भारत का हिस्सा जो है वो 12.17% के आसपास बैठता है। इंडोनेशिया का हिस्सा जो है वो 9.47 के आसपास है। इस तरह दृष्टिगोचर होता है कि चीन और भारत
से विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन इन्हीं 2 देशों से आपसे प्राप्त होता है, लेकिन तीसरे नंबर पर अगर रखना चाहेंगे तो हम इंडोनेशिया को रखेंगे। बिहार पीसीएस प्री 1995 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रश्न कह रहा है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में आगे है। पत्थर के कोयले के रूप में कौन सा देश है जो आगे की श्रेष्ठ स्थान रखता है। ऑप्शन है आपके सामने नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड, भारत। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। फटाफट आंसर देंगे। अब प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ा और जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दें, इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। 4 का बी। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही पहचाना कि सर चीन होगा। अब तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो गया कि चीन होगा। अब यहां पर पत्थर के कोयले लिखे हुए हैं, यहां पर एक शब्द और आता है हार्ड कैक भी, कॉक भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, तो हार्ड कॉक भी लिखा हुआ आ सकता है या पत्थर के कोयले के तौर पर भी ये आ सकता है। और इसका सही आंसर आपका क्या बनेगा, सी आंसर, बी आंसर रहेगा। बी बिल्कुल सही आंसर है बेटा। रावत का आंसर बिल्कुल सही है कि इसमें भंडार का स्थान रखेंगे तो चीन होगा। हार्ड कॉक पत्थर का कोयला कहा जाता है। इस कोयले का उपयोग कारखानों, फैक्ट्री में किया जाता है। ये कोयला घरेलू उपयोगी नहीं होता बिल्कुल, बल्कि इसे बड़ी भट्टियों में जलाया जाता है। चीन इस प्रकार के कोयले के उत्पादक के रूप में करता है। कोयला निर्माण विधियों के चरणों में संपन्न होती है जो तापीय दबाव के कारण स्थानीय रूपांतरण में होता है। ये जरूर याद रखिए, ये पॉइंट जो लिखा है इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखेंगे कि कोयले निर्माण गतिविधियां उनके चरणों में संपन्न होती हैं। तो कौन सी, सबसे पहले टेम्परेचर, दाब के कारण स्थानीय रूपांतरण, इनका रूपांतरण जो किया जाता है इसके आधार पर क्या करा जाता है, कोयले की कंडीशन बदली जाती है। अगला प्रश्न बेटा आपके लिए है यूपी पीसीएस प्री 2007 का ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है डॉनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन करा था ऊर्जा के संसाधन स्रोत की, जब बात कर रहे थे तो वहां पर हमने प्रमुख उत्पादक देशों की बात करी थी। वहां पर यह शब्द अभी आया था, तो जल्दी से बताएंगे कि लौह अयस्क के लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है, ताम्र अयस्क के लिए फेमस है या सोने के लिए फेमस है। जल्दी से बताएंगे कि डॉनबास क्षेत्र किस वजह से फेमस है। फटाफट आंसर देंगे कि सर इस प्रश्न का तो आंसर हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात आती है बेटा कि डॉनबास क्षेत्र है कहां पर। जब क्षेत्र पता चलेगा तो बिल्कुल क्लियर होगा। डॉनबास केस की बात करें तो ये कहां पर है आपके, ये यूक्रेन में है। ये कहां पर है बेटा, यूक्रेन में। ठीक, अगर यूक्रेन में है तो ये क्लियर है कि आंसर कोयला होगा। अब बात आती है कि यूक्रेन में किस तरह के कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो एंथ्रासाइट, अभी हमने पढ़ा था कि एंथ्रासाइट का कोयला जो पाया जाता है, एंथ्रासाइट का कोयला जो पाया जाता है वो कोयला कहां पाया जाता है, डॉनबास, जो कहां पर है आपका न्यूयॉर्क में, यूक्रेन के अंतर्गत आएगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा, रावत। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, चीजों को याद कर रहे हैं आप, बेहतरीन। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हुआ, बी हुआ कि डॉनबास क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयले का उत्पादन अधिक किया जाता है। भाई कोयले की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास क्या होता है, अधिक हुआ है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में इन दोनों खनिज संप्रदायों से संबंधित क्षेत्रों पर रूस के सैनिकों द्वारा अधिकार कर लिया गया है, जो यूक्रेनियन भाग में स्थित है। तो ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया का, उसमें यहाँ पर कब्जा वर्तमान में किसने कर लिया है, आपके बोटे करने का। वेरी गुड बेटा। आइए बेटा बताइए इस प्रश्न का आंसर। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। देखते हैं किसको याद था। मैंने इस प्रश्न को 3-4 बार रिपीट करा था जब व्याख्या कर रहा था, चीजों को समझा रहा था, तो वहां पर इसकी मैंने चर्चा 2-3 बार करी थी कि रूर कोयला क्षेत्र किस जगह फेमस है, ये किसके लिए जाना जाता है, तो वहां बात करी थी। देखते हैं किसको याद है कि सर फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, रूस होगा या ग्रेट ब्रिटेन, या जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, कि ये ऑप्शन होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि ये वाला क्षेत्र किस वजह से फेमस है। जल्दी से आंसर दें आप। रावत का आंसर आया, बहुत बढ़िया, रावत का आंसर आया 6 का सी।
जी जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे जो इस समय है लाइव, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बेटा रूर कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, और ये क्षेत्र जो है ये कहां पर है आपका, जर्मनी। अभी तो बताया था, इतनी जल्दी भूल जाएंगे कि यहां पर है ये जर्मनी है, जहां पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट। लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहां पाया जाता है, आपका जर्मनी में पाया जाता है। तो ये कोयला जो पाया जाता है वो आपका जर्मनी, और क्षेत्र कौन सा है, रूर कोयला क्षेत्र के लिए इसको जाना जाता है। प्रश्न कह रहा है, अच्छा व्याख्या बिल्कुल सही, आंसर आपका क्या होगा, बी आंसर होगा। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। यह जर्मनी का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी है। जर्मनी मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयले के उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है, और यह कौन से क्षेत्र में आता है, आपका रूर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह जर्मनी में सार बेसिन, बाइनेरिया, सक्सोनी रूर बेसिन के समान भी कोयला यहां उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जर्मन की प्रमुख नदी जिसका नाम है राइन, जिसे कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो छोटे नागपुर के पठार के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि विश्व का रूर क्षेत्र कहां पर है, तो आंसर होगा जर्मनी। और पूछा जाए भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार पे तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, 50-100 क्वेश्चन बन जाएंगे जब हम चर्चा करेंगे भारत में छोटे नागपुर के पठार। कोई बात नहीं बेटा, रावत जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। यूपी लोअर पीसीएस 2010 का यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। रुकवा झील क्षेत्र जो कहां पर है, आपकी तंजानिया में है, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है, ये बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, अवरक, कोयला, लौह अयस्क या सोना, इसमें ऑप्शन होगा। जल्दी से बताएंगे ये क्षेत्र किस वजह से फेमस है, रुकवा झील क्षेत्र। रुकवा झील क्षेत्र जल्दी से बताएंगे कि ये किस वजह से फेमस है। देखते हैं कि सबसे सटीक आंसर कौन देता है, जल्दी से आंसर दें। जी बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही आंसर होगा कि रुकवा झील तंजानिया में है। और तंजानिया की अगर हम बात करेंगे तो बात क्लियर है कि तंजानिया है तो दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप लिखना ज्यादा सही रहेगा कि अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है। और अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात होगी तो ज्यादातर खनिज जो है वो अफ्रीका के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, कोयला। कोयला इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। भाई जो नेटाल क्षेत्र है, जो दक्षिण अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र है, वो ऑप्शन आपका इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर क्या है आपका, वी आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है बेटा कि रुकवा झील जो है वो तंजानिया के मुख्य रूप में कोयले उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। इसी तरह इस क्षेत्र में देखें तो कोयला उत्पादन के अतिरिक्त ऐसे पत्थर भी पाए जाते हैं जिनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत होता है। और नेटाल क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में विश्व के रूप में कोयले के उत्पादन के लिए भी ये प्रॉपर तौर पर जाना जाता है। कि पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में कोयले का उत्पादन व्यापक तौर पर कहाँ होता है, तो आप याद रखेंगे कौन सा क्षेत्र है, वो आपका नेटाल क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। बिहार पीसीएस प्री 2020 का ये प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, किसकी बात हो रही है, जर्मनी का कोयला क्षेत्र कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। रूर घाटी होगा, लॉरेन बेसिन होगा, सार बेसिन होगा या अचेन बेसिन होगा। अभी बताया था रूर बेसिन क्षेत्र की जब चर्चा करी थी, व्याख्या करी थी, तो वहां पर यह प्रश्न आपको मिला था। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है, जो जर्मनी का क्षेत्र होते हुए भी लोहे कोयले के लिए नहीं जाना जाता। जी जल्दी से आंसर देंगे कि सर इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ये होना चाहिए, ABCD में जल्दी से बता। जी तो सही आंसर क्या आया, रावत जी का आंसर आया 9 का डी। देखिए बात को जरा समझे, लॉरेन बेसिन जो है ये जर्मनी के अंतर्गत नहीं आता।
लोरेन बेसिन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर आता है आपका, फ्रांस। ये कहां का है, ये आपका, ये फ्रांस का है। और लोरेन बेसिन की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस में जो है, ये प्रॉपर तौर पर देखें तो कोयला और लोहा उत्पादक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कोयला और आप कह सकते हैं लोहा अयस्क, लोहा अयस्क के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जाना जाता है। तो वो क्षेत्र आपका लोरेन बेसिन जो है वो कहां पर आएगा, वो आपके फ्रांस में आएगा, जो आपके जर्मनी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सही आंसर जो हुआ वो आंसर क्या है आपका, बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा, इसका आंसर होगा बी, कि लोरेन बेसिन क्षेत्र जो है फ्रांस का कोयला एवं लोहा उत्पादन क्षेत्र है, ना कि ये जर्मनी का है। भाई फ्रांस की अधिकतर औद्योगिक इकाई की स्थापना इसी क्षेत्र में की गई। इसके अतिरिक्त रूर बेसिन, सार बेसिन और आप कह सकते हैं अचेन बेसिन से भी सभी कोयला एवं अन्य खनिज उत्पादन क्षेत्र जो है वो जर्मनी में प्रॉपर तौर पर स्थित है। जब प्रथम विश्व युद्ध की बात होती है तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी को वर्साई की संधि को स्वीकार करना पड़ा, और वर्साई की संधि के कारण जर्मनी के खनिज संपदा क्षेत्र पर फ्रांस का क्या हो गया था, आधिपत्य स्थापित हो गया था। उससे पहले ये वाला क्षेत्र कहां पे था, ये जर्मनी के अंतर्गत था। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा आपका बी आंसर। एक अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत बताइए क्या होगा। ये हाल फिलहाल में यूपी पीसीएस प्री 2021 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। एक अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा होना चाहिए, पेट्रोलियम होना चाहिए, वायु ऊर्जा होनी चाहिए, या बायोगैस इसके अंतर्गत होगी। तो जल्दी से बताएंगे कि ये वाला क्षेत्र जो होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। बात आती है सबसे पहले कि अनवनीकृत ऊर्जा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। जब तक इसका अर्थ नहीं पता होगा तब तक निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनवनीकृत ऊर्जा के स्रोत की बात करें, एक बार में उपयोग किए जाने के बाद इसकी उपयोगिता क्या हो जाए, समाप्त हो सकती है। एक समय के बाद धीरे धीरे क्या हो सकता है, अगर समाप्त हो जाए फिर उसको नहीं बनाया जा सकता, उसको इसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो वो क्या है आपका, पेट्रोलियम होगा। तो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम क्या है, एक उपयोग, एक समय के बाद उपयोग करने के बाद इसका अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और समाप्ति की तरफ ये जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक लाइट गाड़ियों की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ जी, आंसर इसका क्या है, बी आंसर, कि पेट्रोलियम को अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। देखिए, अनवनीकृत ऊर्जा एक बार उपयोग किए जाने के बाद इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी तरह पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जिसके जलने से विषैली गैस उत्सर्जन होती है, जो आप ये कह सकते हैं पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य दोनों को नकारात्मक प्रभाव डालती है। जबकि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस को नवानीकृत सौर ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तो ये नवानीकृत हैं जिनके हाल फिलहाल में रिसर्च चल रही है। ये ऊर्जा स्रोत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, सतत विकास, जिस शब्द को लेकर पिछले साल बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। सतत विकास का मतलब यहां समझ लें बेटा, सतत विकास का मतलब है कि जिस चीज का भोग आज की जनरेशन कर रही है, प्राकृतिक चीजों का, आने वाली पीढ़ी भी उसको कर सके, वो कहलाता है सतत विकास। की आज भी वो चीज है और आने के 100 साल बाद भी वो चीज आपको मिलेगी। तो हम ये कहेंगे कि हमारा विकास कैसा चलेगा, सतत विकास की कैटेगरी में आएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो बना वो आंसर आपका रहेगा आपका बी आंसर इसके अंतर्गत आएगा। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में, कौन सा देश है जहां पर तेल के सबसे ज्यादा कोष पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, चीन, रूस और आपका वेनेजुएला। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर ये हो सकता है, कि इसमें सही और सटीक आंसर ये होगा। जी जल्दी से बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से दीजिए आंसर। भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे और बताते चलेंगे कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा। भाई तेल के कोष सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे तो वो आपका वेनेजुएला होगा। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा हम ये कहेंगे तेल के कोष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आ गया
प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या होगा, डी होगा कि तेल के कोष सबसे ज्यादा कहां है, वेनेजुएला में है। वर्ष 2022 में विश्व में सर्वाधिक तेल कोष या खनिज तेल के भंडार कहां पाए गए, वेनेजुएला में। विश्व ऊर्जा सांख्यिकी समीक्षा 2019 के 68वें संस्करण के अनुसार सर्वाधिक तेल शोध कहां पाए गए, वेनेजुएला में पाए गए, जो 303 बिलियन बैरल पाए गए थे। वर्ष 2019 में संपूर्ण विश्व में तेल के भंडार में इसका योगदान कितना था, 17.5% के आसपास इसका योगदान था। और वो देश कौन सा है आपका, वेनेजुएला इसके अंतर्गत आता है। बिहार पीसीएस प्री 2018 का यह प्रश्न आपके लिए है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कि कच्चे तेल के उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद, अगर उसका नाम रखा जाए तो रूस होगा, चीन होगा, सऊदी अरब होगा या आपका कनाडा इसके अंतर्गत आएगा। जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर आपका 12 का सही आंसर क्या हो सकता है। जी जल्दी से आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये होगा। रावत जी का आंसर आगे, सभी लोग आंसर दें बेटा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल में सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो उत्पादन करने वाला कौन सा है आपका, सऊदी अरब इसका सही आंसर होगा, रूस नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा, सऊदी अरब। भारत को सस्ते तेल के रूप में रूस को जाना जाता है और देशों के मुकाबले भारत को सस्ता प्रोवाइड कराता है रूस। तो आंसर आपका सही था। तो इसका सही आंसर हुआ आपका सी। 2022 के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब के बाद कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन रूस में किया जाता है। रूस के बाद तीसरा स्थान आपका कनाडा और चौथा स्थान आपका चीन का आता है। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर पहले से ही कच्चे तेल की कीमतों में हो रही गिरावट में और अधिक वृद्धि हुई है। फिलहाल इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सऊदी अरब होगा। बात को समझ गए होंगे बेटा रावत। आइए रावत बेटा अगले प्रश्न पर आते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का यह प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पाया जाता है। ऑप्शन है इराक, ईरान में, सऊदी अरब में या संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से आंसर दे, क्योंकि ये प्रश्न 2006 का प्रश्न है और इसकी चर्चा हम 2024 में कर रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि वर्तमान में आंकड़े बदल गए हैं। देखिए अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो इसका प्रश्न तो आंसर होगा सऊदी अरब, ठीक। लेकिन यह कह रहा है कि पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार कहां पाए जाते हैं, भंडार की बात की जा रही है। भंडार की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने चर्चा करी थी कि 2024 में अगर देखा जाए, रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो वेनेजुएला, अभी हमने देखा था कौन सा, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में आंसर होगा वेनेजुएला, लेकिन जब प्रश्न की बात 2006 में की गई तब आंसर क्या होगा आपका, सऊदी अरब इसके अंतर्गत आएगा। तो सही आंसर होगा आपका वेनेजुएला। तो प्रश्न अनुसार देखें तो सऊदी अरब बिल्कुल सही आंसर है, जो पेट्रोल का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक भंडार कहां पाया जाता है, वेनेजुएला में पाया जाता है, जो लगभग 303 या 304 बिलियन बैरल के आसपास आता है। वर्तमान में अगर देखेंगे तो सऊदी अरब का जो प्रथम स्थान था वो कौन सा स्थान हो गया है, दूसरा स्थान हो गया है, जहां पर 298 बिलियन बैरल तेल का भंडार पाया जाता है। अन्य पेट्रोलियम भंडारण शीर्ष देशों की बात करें तो कनाडा का स्थान आता है, जहां पर 170 बिलियन बैरल के आसपास पाया जाएगा। ईरान आएगा इसके बाद 137.5 बिलियन बैरल होगा। इसके बाद आपका इराक आएगा जो 115.10 बिलियन बैरल होगा, और इसके बाद आपका कुवैत आता है 101.5
बिलियन बैरल इसके अंतर्गत आता है। तो ये सभी देशों को क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रखा गया है कि किसका भंडारण क्षमता किसकी कितनी ज्यादा या कम है। राजस्थान प्री 2010 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह क्या है? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, या आप कह सकते हैं जस्ते के लिए यह प्रसिद्ध होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा कि बाकू भाई इस वजह से फेमस है। जल्दी से आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर। भाई बाकू की बात की जाए तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यह है कहां पर। आपने एक देश का नाम सुना होगा अजरबैजान, अजरबैजान की यह राजधानी है। तो बाकू कहां की राजधानी है? अजरबैजान, अजरबैजान की क्या है ये राजधानी है। कौन? बाकू, बाकू यहां की राजधानी है। जो आपने सागर का नाम सुना होगा, कैस्पियन सागर के आसपास का भाग है, ठीक। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये प्रॉपर तौर पर जो कैस्पियन सागर के आसपास का छात्र तट की बात हो रही है, तट के आसपास की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? खनिज तेल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका सही और सटीक आंसर आपका सी होगा। देखिए बात को जरा समझेंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका सी है कि बाकू खनिज तेल महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र है। बाकू अजरबैजान की राजधानी तथा कैस्पियन सागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। यह पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। बाकू में सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं। तेल की सबसे लंबी पाइपलाइन यहीं पर स्थित है। अजरबैजान को लपटों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न बनता है आपके लिए कि लपटों की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका, आप कह सकते हैं कि भाई अजरबैजान या बाकू, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार यहाँ पर क्या है? विद्यमान है। इसलिए इसका सही आंसर जो बना वो आंसर रहेगा आपका सी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2017 में आपसे ये पूछा गया कि यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे कि भाई बेलफास्ट को कहा जाता है, एवरडीन को कहा जाता है, लीड्स को कहा जाता है, या लिवरपूल को कहा जाता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दें। देखिए अगर हम बात करते हैं कि यूरोप की तेल की राजधानी, तो आंसर होगा एवरडीन। एवरडीन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाई एवरडीन को अगर हम देखें तो एक नाम से और जाना जाता है, जिसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कि ग्रेनाइट सिटी अगर पूछा जाए कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? एवरडीन को कहा जाता है। और यही हम कहेंगे कि यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में भी इसको जाना जाएगा। आइए आगे समझते हैं। अच्छा व्याख्या पहले समझेंगे कि इसकी सही आंसर क्या है बेटा। बी बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर अगर आप देखें तो एवरडीन को ही यूरोप की तेल की राजधानी के तौर पर जाना जाता है। स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। तो यह बिल्कुल आपको बना कि स्कॉटलैंड कहां पर है, एवरडीन कहां पर है? आपका स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड यूके के अंतर्गत आता है और एवरडीन को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता है। बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड के इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर का एक शहर है, जिसे लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर है जो जलपोत निर्माण उद्योग के लिए भी व्यापक तौर पर प्रसिद्ध है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हुआ आपका एवरडीन, जिसको यूरोप की तेल की राजधानी के तौर पर आपको जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस मेंस 2004 से। प्रश्न ये कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? कहां का पूछा जा रहा है? दक्षिण पूर्वी एशिया। कि दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा होगा? आपका ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, या आपका म्यांमार इसके अंतर्गत आएगा। तो जल्दी से बताएंगे कि कौन सा होगा। देखिए खनिज तेल की अगर हम बात करते हैं तो खनिज तेल में अगर हम देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो स्थान आता है वो आपका किसका आता है? इंडोनेशिया का। कि इंडोनेशिया में यहाँ पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस,
कोयला, टिन, बॉक्साइट आदि के क्या पाए जाते हैं, खनिज के भंडार पाए जाते हैं। तो सही आंसर जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, इंडोनेशिया बनेगा, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के तौर पर जाना जाता है। ठीक, देखिए बात को जरा समझेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है आपका बी, कि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में खनिज तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। इंडोनेशिया में अगर हम देखें तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या टिन या बॉक्साइट, तांबा, निकेल, चांदी, सोना आदि के खनिज यहाँ पर व्यापक तौर पर मिलते हैं। इंडोनेशिया में तेल की बात करें तो सुमात्रा, बोर्नियो, जावा आदि द्वीपों में मिलता है। सुमात्रा में प्रमुख तेल क्षेत्र जो की बात करें अजटेक के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगर तेल की बात करेंगे तो सबसे तटीय द्वीप जो माना जाएगा वो सुमात्रा है। और वहां पर कहां पर तेल पाया जाता है, याद रखेंगे अजटेक क्षेत्र है जहां पर तेल के भंडार पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल के प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। विश्व में कोयला और पेट्रोलियम की बात करें तो उत्पादन में इन महाद्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान आता है। इसलिए हिंद महासागर को व्यापक तौर पर माना जाता है और विश्व के जितने भी देश हैं इस समय वर्तमान में सबकी नजर आपके हिंद महासागर में है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में सबसे ज्यादा भंडार पानी की होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए चीन का भी पूरा रुतबा है, वो अपना हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहता है, उधर अमेरिका करना चाहता है और भारत अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो इंडोनेशिया के पश्चात खनिज तेल उत्पादन में मलेशिया भी आता है। म्यांमार में अगर देखें तो चांदी, सीसा, जस्ता जैसे खनिजों के साथ नीलम, माणिक और पन्ना जैसे कीमती पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं। तो फिलहाल इसका सही आंसर जो बना वो आंसर आपका क्या रहेगा बेटा, इंडोनेशिया रहेगा। यूपीपीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न कह रहा है कि म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, चांदी, टिन, तांबा या खनिज तेल होगा। तो जल्दी से बताएंगे कि म्यांमार का एक क्षेत्र है जिसे पेगुयोमा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये किस वजह से फेमस है, जल्दी से आंसर दें। इरावती नदी घाटी के आसपास की बात हो रही है कि यहाँ पर एक नदी है जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, इरावती नदी। तो इरावती नदी के आसपास ये पाया जाता है पेगुयोमा, तो इसके आसपास ये क्षेत्र है। तो ये किस वजह से फेमस है, देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो बेटा रावत, जल्दी से आंसर दो, करनी का आंसर दो। और बाकी जितने बच्चे इस समय है लाइव, सभी बच्चे देंगे प्रश्न का आंसर कि सर इसका सही आंसर ये वाला ऑप्शन होगा। तो पेगुयामा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर जो जाना जाएगा वो आपका खनिज तेल के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। म्यांमार का पेगुयामा, तो आंसर क्या है, बिल्कुल डी आंसर है। इस खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। म्यांमार खनिजों की दृष्टि से संपन्न देश है और देखिए इरावती नदी घाटी पेट्रोल उत्खनन के लिए व्यापक तौर पर यह प्रसिद्ध है आपकी म्यांमार में। यूपी आरओ 2017 का यह प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कह रहा है पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन से हैं। पश्चिमी एशिया की बात हो रही है, वेस्ट एशिया की बात हो रही है, जहां पर सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन से हैं। इराक है आपका, ईरान है, सऊदी अरब है, ये आपका लेबनान इसके अंतर्गत होगा। तो जल्दी से देंगे सर, इसका आंसर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए जी। जल्दी से आंसर देंगे। देखिए ये प्रश्न 2017 में पूछा गया और 2017 और 21 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देखा जाए तो कंडीशन बदल चुकी है। लेकिन अगर बात हमारे इस प्रश्न की करते हैं तो इस प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो फिलहाल इसका आंसर होगा सऊदी अरब। इसका आंसर क्या होगा, सऊदी अरब होगा। लेकिन हालांकि हाल ही में देखा जाए तो विश्व में शीर्ष उत्पादक देशों में आपका सऊदी अरब की जगह आपका आंसर जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। देखिए पश्चिमी एशिया खनिज तेलों में इसका सऊदी अरब खनिज तेल उत्पादन के माध्यम में वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हालांकि विश्व का शीर्ष उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। सऊदी अरब के बाद अगर हम देखें तो रूस का स्थान आता है आपका। इसके बाद आपके कनाडा विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का क्या करते हैं, ये उत्पादन करते हैं। इसी तरह पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब के अतिरिक्त देखेंगे तो आपका इराक का नाम आएगा, ईरान का नाम आएगा, कुवैत,
कतर, बहरीन आदि खड़ी देशों में भी खनिज तेल के पर्याप्त उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो बना वो आंसर क्या रहेगा बेटा, आपका सी आंसर होगा। राजस्थान प्री 2013 का ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 1857 में खनिज तेल की आर्थिक स्तर पर निकाला गया। आर्थिक तौर पर 1857 के दौर में तेल जो निकाला गया वो कहां निकाला गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, इंडोनेशिया या रोमानिया ऑप्शन होगा। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए कि जहां पर तेल निकालने की चर्चा आर्थिक तौर पर की जा रही है। 1857 में जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति चल रही थी, उस दौर में औद्योगिक तौर पर देखा जाए तो तेल का यहाँ पर क्या हो रहा था? रोमानिया क्षेत्र होगा वो उसका सही आंसर। बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो सही आंसर क्या होगा इसका? रोमानिया इसका सही और सटीक आंसर होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका डी कि 1857 में रोमानिया में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया। रोमानिया यूरोप में स्थित एक देश है और यूरोप में खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? रोमानिया में किया जाता है। तो यूरोप में अगर पूछा जाए कि यूरोप में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? रोमानिया करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, इटली आदि देशों में भी खनिज तेल का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो प्रश्न का सही आंसर जो हुआ वो आंसर आपका डी हुआ। यूपी पीसीएस प्री 2018 और फिर 2022 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होना चाहिए? एथेन होना चाहिए, ब्यूटेन होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए या मेथेन इसका आंसर होगा। तो जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक के तौर पर जाना जाता है? जी जल्दी से आंसर देंगे कि इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर ये वाला होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेथेन होगा, जो प्राकृतिक गैस के तौर पर जाना जाता है। और मेथेन के घटक की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करेंगे तो 60 से 90% के आसपास ये पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मेथेन इसका सही आंसर बनता है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका डी कि प्राकृतिक गैस के प्रमुख घटक की बात करेंगे तो 60 से 90% के आसपास ये रहता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में उपस्थित कुछ अन्य गैसों में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एलएनजी प्राकृतिक गैस की दो व्यावसायिक रूप संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी या द्रवित प्राकृतिक गैस के तौर पर भी जाना जाता है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी आंसर इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। मैं आशा करूंगा आज की क्लास में हमने कुछ बेहतर चीजों को जरूर सीखा होगा, कुछ चीजें जरूर याद हुई होंगी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जो नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी इस बुक के द्वारा ही पढ़ाए जा रहे हैं। जो भी कुछ है इस बुक में है वही आपको पढ़ाया जा रहा है, हम यहाँ पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो अगर आपको तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से ज्योग्राफी की ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी, या आप, मैं पुनः कहूंगा, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस बुक को अपने पास रखिए, श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे स्कोर से क्लियर हो सके। चलिए कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।